क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर 1617 अ मशीनरी कॉस्टिंग 50,000। अब देखो यहाँ पर कॉस्टिंग लिखा है, पिछले क्वेश्चन में बुक वैल्यू लिखा था 50,000 एंड एक्यूमुलेटेड 15,000 वॉज सोल्ड फॉर 32,000। तो अब लेजर कौन से बनेंगे? अगर बैलेंस शीट में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी है तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का बनेगा। अगर बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों है तब दोनों का बनेगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें ऊपर नोट नंबर 4 जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है अपने क्वेश्चन में, उसमें प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों है, तो दोनों का लेजर बनेगा accumulated debt account ये बहुत बड़ा नहीं बनता। और इसी के नीचे मशीन प्लांट एंड मशीनरी, नाम वही रखे हैं जो बैलेंस शीट में नाम है। बैलेंस शीट में पिछले क्वेश्चन में मशीनरी था, मैंने मशीनरी लिखा। अगर बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी लिखोगे। बैलेंस शीट में अगर टेंजेबल एसेट वर्ड लिखा है तो आप भी टेंजेबल एसेट ही लिखेंगे, वही नाम लेयर का लिखें जो बैलेंस शीट में नाम लिखा हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेट का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 2 में 2 बैलेंस कैरिड डाउन, इसका 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय में ज्यादा जगह 4 लाइनें छोड़कर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पहले इनकी अमाउंट बैलेंस शीट से आएगी, अभी आपको एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले 1 लाख था, फिर 1,50,000 हो गया और प्लांट एंड मशीनरी पहले 13 लाख था और फिर 14,90,000 हो गया। मैं फिर आपको एक बार याद दिला देता हूं, मैंने ये बात परसों भी बोली थी कि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज अ नेगेटिव आइटम लिखा हुआ है, ब्रैकेट बनाया हुआ है, लेकिन आपको लेजर्स में ब्रैकेट नहीं बनाना है, हम पहले से ही उसको अपोजिट साइड लिख दे रहे हैं। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 1617 a machinery costing 50,000 on which accumulated debt was 15,000 was sold for 32,000। मैं लिख देता हूं इस चीज को, जिसकी कॉस्ट 50 थी, एक्यूमुलेटेड डेब्ट 15 था, उसे सोल्ड कर दिया गया 32,000। अब याद रखो इंपॉर्टेंट हमेशा बुक वैल्यू है, ठीक है? तो बुक वैल्यू कैसे आती है? कॉस्ट में से डेब्ट माइनस करके, जो कि आएगी 35,000। इस 35,000 की बुक वैल्यू वाली मशीनरी को मैंने 32,000 में सोल्ड कर दिया। इसका मतलब मुझे 3,000 का क्या हो गया? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हो गया। अब इस चीज को हम दिखाते हैं। हमने बेचा 32,000 में मशीनरी को, बाय बैंक 32,000। आपने मुझे बताया कि लॉस हुआ है, बाय लॉस ऑन सेल 3,000। और जो मशीनरी बेची है उसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट 15,000। एक बार यहां पर आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी और एक बार यहां आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेब्ट, दो जगह आएगा। अब एडजस्टमेंट तो पूरी दिखा दी हमने, दूसरी एडजस्टमेंट डिबेंचर्स के बारे में। अब इसको शो करते हैं, ये आ जाएगा बाय डेब्ट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिख दिया करो ये बताने के लिए कि ये हमने निकाला है। बैलेंस आ जाएगा 65,000। इधर टू बैंक, क्योंकि बाय का टोटल ज्यादा है, क्योंकि सेल तो नहीं रखी है, डेब्ट यहां आई गया, तो दो ही पॉसिबिलिटी बचती है इस अकाउंट में, या तो ये बराबर आ जाए या टू में कम आए।
तो ये टोटल होगा 15,40,000, बैलेंस आ गया 2,40,000 बैलेंस। फिर याद दिला देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये टू बैंक और बाय बैंक आ जाएगा, और ये लॉस ऑन सेल आएगा। सिर्फ चार चीजें आती हैं और कोई चीज आती भी नहीं है। डेप्रिसिएशन आता है, प्रॉफिट या लॉस आता है जो सेल करी मशीनरी की, परचेज ऑफ मशीनरी आती है, सेल ऑफ मशीनरी आती है, कोई पांचवी चीज आती भी नहीं कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में मशीनरी या फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। अब इसको कैसे दिखाएंगे? ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्ट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो हमने बैलेंस करके निकाला 65,000, जिसके लिए एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट बनाया। अगर एक्यूमुलेटेड डेट अकाउंट नहीं बनाते तो ये निकल के नहीं आता, और इसी के लिए बनाया है, नहीं तो एक्यूमुलेटेड डेट की कोई जरूरत ही नहीं थी बनाने की। और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,000। इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीनरी 32,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जिसके लिए हमने ये लेजर बनाया। अगर क्योंकि बाकी सब तो हमें दो चीजें नहीं मालूम थी। हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर डेप्ट निकाला, इस अकाउंट से हमने ये कैलकुलेट किया, और इस अकाउंट से हमने ये कैलकुलेट किया। बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो हमने बाकी दोनों दिखाई वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। अभी एक एडजस्टमेंट और बाकी है। वो एडजस्टमेंट कहती है कि 9% डिवेंचर जो है 80,000 के इशू किए गए हैं अप्रैल 1 को। तो ये एडजस्टमेंट आपको मैंने समझाया कि इंटरेस्ट के लिए होती है। जो आपको डेट दे रखी है वो डेट आप बीचों बीच लिख दें। फिर क्वेश्चन में जो डेट दे रखी है आपको 31 मार्च 17, 31 मार्च 16, ये डेट लिख दे। फिर डिवेंचर्स की अमाउंट लिख दे, 3,20,000 इधर, 2,40,000 इधर। और ये काउंटिंग आप नॉर्मली मंथ्स में करेंगे। तो यहां से यहां तक 31 मार्च 16 से 1 अप्रैल 16 तक कितना टाइम हुआ? 31 मार्च 16 से 1 अप्रैल 16 तक कितना मंथ्स हुए? 0 मंथ्स। तो ये 0 मंथ्स आ रहा है, तो ये 12 मंथ्स आएगा। इनका टोटल हमेशा 12 होता है। अब इस पे आपको 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, इस पे आपको 0 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, ये तो 0 आएगा। इस पे आप 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे, रेट दे रखा है 9% डिवेंचर्स का है, तो इसका 9% निकलेगा, वो आएगा 28,800। इन दोनों इंटरेस्ट को आप प्लस कर दोगे, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया। इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां दिखाओगे? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो जगह आएगा। एक बार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यहां प्लस लिखा है तो प्लस में आएगा। और दूसरी बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और यहां ये माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट जब हम देंगे तो हमारे पास से कैश आउटफ्लो करेगा। कई बच्चे पूछते हैं सर फिर यहाँ पे भी तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ क्यों हम प्लस में लिख रहे हैं? यहाँ पे तो इसे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ऑपरेटिंग है ही नहीं, ये नॉन ऑपरेटिंग है। इसे इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ये माइनस कर दिया गया होगा, इसलिए इसे वापस ऐड कर रहे हैं। रियल कॉन्सेप्ट ये होता है। जो समझना चाहें वो इस तरह से समझ सकते हैं, बाकी रटने वाले तो रटेंगे। अब बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट में पहली हेडिंग है इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 लाख पहले भी थी, 10 लाख अभी भी थी, नो चेंज। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, जनरल रिजर्व 1,20,000 से 1,20,000 कोई चेंज नहीं है, ये भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L बढ़ रहा है, पहले 0 था 1,20,000 हो गया, तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L में यहाँ पर इसके सामने जितना बढ़ रहा है उतना लिख देंगे। उसके बाद ऊपर बैलेंस शीट,
लॉन्ग टर्म बोराइंग्स 9%, डिवेंचर। कई बच्चे कहते हैं सर हमने तो डिवेंचर्स कर लिए, हमने डिवेंचर्स का इंटरेस्ट निकाला, डिवेंचर्स को कहीं नहीं दिखाया। डिवेंचर्स 2,40,000 से 3,20,000 हो गए तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स से रिलेटेड दो चीजें आती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक उसका इश्यू और रिडम्पशन और दूसरा उसका इंटरेस्ट। शेयर से रिलेटेड भी दो चीजें आती हैं, एक तो उनका इश्यू और रिडम्पशन और दूसरा उनका डिविडेंड। और बल्कि डिविडेंड तो दो जगह आता है, तो एक तरह से तीन इंफॉर्मेशन आती है टैक्स शेयर से रिलेटेड। अच्छा, दूसरी बात, नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी बढ़ना है यहाँ पे। और बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल कम हो रहा है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ऊपर वापस बैलेंस शीट में आ जाओ, अदर करंट लायबिलिटी, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में आउटस्टैंडिंग रेंट है जो कि बढ़ रहा है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स, नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 में प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन दे रखा है, उसका हम लेजर बना चुके हैं, उसकी बात हम दोबारा नहीं करेंगे। नोट नंबर 5, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर्स इन XYZ लिमिटेड। हमने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं जो कि बढ़ गए, इसलिए बढ़ गए हमने और खरीद लिए होंगे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी परचेज ऑफ शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, या सिंपली लिख दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में 80,000, ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि पैसा जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्रीज कम हो रही हैं, ऐड में आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल चेंज नहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा।